हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज मैं शुरू कर रहा हूं कक्षा 9 गणित का अध्याय 5। इसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पे इस अध्याय का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं, जो भी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, वो सभी मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे जाना चाहते हैं तो इस चैनल का जो चैनल वाला सेक्शन है कम्युनिटी पोस्ट के बगल में, ठीक है, वहाँ पे दूसरे चैनल्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या समझना है हम उसकी बात करते हैं। ठीक, तो चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भैया ये ज्यामिति का क्या मतलब होता है। ठीक है, जब हम इसको समझ लेंगे फिर इस चैप्टर के बारे में बात करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ज्यामिति क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो ये ज्यामिति है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है जियोमेट्री। ठीक है, जो ये ज्योमेट्री है ये दो शब्दों से मिलके बनी है। पहला है जियो और दूसरा है मेट्री। ठीक है, जियो और मेट्रीन मिलके बनाते हैं ज्योमिति या ज्योमेट्री। ठीक, अब क्या मतलब होता है इनका। जो जियो है इसका मतलब होता है पृथ्वी और जो मीट्रीन है इसका मतलब होता है मापना। तो मतलब पृथ्वी को मापना, मतलब जो ये ज्योमेट्री है कहीं ना कहीं गणित की ऐसी ब्रांच है जो कहीं मापने से संबंधित है। पुराने ज़माने में अलग अलग भूखंड, भूमि के अलग अलग टुकड़े, ठीक है ना, अलग अलग तरह के हिस्से नापने मापने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह के पिरामिड वगैरह होते थे, उनको नापने मापने के लिए जो तकनीक विकसित हुई, जो गणित में ज्ञान आया, उन्हीं से मिलके क्या बनी, एक गणित की ब्रांच, एक गणित की शाखा, जिसको बोला गया ज्योमिति। अब जो ये ज्योमिति है ना, ये किसी एक गणितज्ञ की देन नहीं है। ठीक है, ज्योमिति अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अलग अलग गणितज्ञों ने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर अपना अपना ज्ञान दिया, ठीक है, अपनी अपनी थ्योरीज दी। लेकिन हमें यहाँ पे सबके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हमें पढ़ना है कि यूक्लिड ने जो कहा, ठीक है ना, ज्योमिति के बारे में यूक्लिड ने जो बातें हमें बताई वो हमें पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्योमिति का परिचय। मतलब हमें सिर्फ वही ज्योमिति के बारे में पढ़ना है जो यूक्लिड ने बताई। यूक्लिड कौन है? यूक्लिड मिस्र में एक जगह है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ के एक गणित के अध्यापक थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है इनका ज्योमिति में। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं यूक्लिड के अभिगृहीत क्या थे और अभिधारणाएं क्या थी। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, यूक्लिड के अभिगृहीत और अभिधारणाएं। अभिगृहीत को बोला जाता है एक्सियोम्स और अभिधारणाओं को बोला जाता है पोस्टुलेट्स इंग्लिश में। ठीक है ना, कुछ कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में पता होनी चाहिए, बाकी बाद में ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभिगृहीत और अभिधारणाएं जितनी दी गई हैं आपके अध्याय में, अगर आप उनको ना वन बाय वन करके समझ लो उदाहरण के साथ, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा। जो भी चीज़ें इस पे पूछेंगे आप आराम से कर लोगे क्लास 9th के बेस पे। ठीक है ना, बस आपको ये समझना है कि अभिगृहीत अभिधारणाएं क्या होती हैं, कौन कौन सी अभिगृहीत और अभिधारणाएं इस चैप्टर में है जो हमें पढ़नी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो कसम से बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ऐसा बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अभिगृहीत और अभिधारणाएं क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है पहले इसको पढ़ता हूँ मैं, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अभिगृहीत और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यार, अभिगृहीत और अभिधारणाएं कुछ ऐसे कथन, कुछ ऐसे कल्पनाएं हैं जो पक्का है कि सच ही होंगे। ठीक है, स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होंगे, ये इतनी सिंपल बातें होती हैं कि सच ही होंगी और उन्हें हमें अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहोगे इन्हें सिद्ध करने की जरूरत क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि इतनी सिंपल होती है ना, आप इन्हें सिद्ध करोगे कैसे? ठीक है, जैसे सिंपल सी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे पास एक कोई पूरी चीज़ है, कंप्लीट पूर्ण भाग है, ठीक है, अब इस पूरे का मैं एक छोटा सा टुकड़ा करता हूँ। अब मैं आपसे बोलूँगा कि भाई ये पूरा अपने टुकड़े से तो बड़ा ही होगा हमेशा, तो आप कहोगे हाँ ये तो सच ही है भाई, पूरा अपने छोटे टुकड़े से तो बड़ा ही होगा। इसमें क्या प्रूफ करोगे, इसमें क्या सिद्ध करोगे? ये तो सत्य है, सर्वव्यापी सत्य है कि पूरा अपने टुकड़े से बड़ा ही होगा। जैसे ये पेन है, मान लो ये पूरा पेन लिया मैंने, ठीक है, अब इस पेन का मैं एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से तोड़ के निकाल लूँ, तो ये पूरा पेन जब ये पूरा था टूटे बिना,
अब ये अपने टुकड़े से, जो इसका टुकड़ा आया, इससे तो बड़ा ही रहा होगा ना, तो इसमें क्या प्रूफ करना, इसमें क्या सिद्ध करना। तो कुछ इस तरह की बातें हम यहाँ पर अभिगृहित और अभिधारणाओं में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत सिंपल है कि सच ही होंगी, लेकिन सिंपल होने का ये मतलब नहीं होता कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है ना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, आपको देखने में बहुत सिंपल लगेंगी, लेकिन अगर आपका सच में गणित में इंटरेस्ट है तो जैसे जैसे आप आगे देखोगे ना कि इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। भले ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप सबको पता भी होंगी, है ना। इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको हंसी आएगी देख के कि यार ये चीज़ें तो हमें पता थी, है ना, इसमें ऐसा क्या खोज लिया इन्होंने, ठीक है, जो गणितज्ञ बन गए, बट ऐसा है नहीं, है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको देखने में सिंपल लगेगी, लेकिन इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। खैर अभी इस पे आएंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बात और जो मैं आपको बता दूं कि भले ही अभिगृहित और अभिधारणाएं, इनको हम सिद्ध नहीं करते, लेकिन इनके प्रयोग से हम दूसरी चीज़ों को सिद्ध करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आपको नोट करना है, परंतु इनका प्रयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने या उनके सत्य असत्य होने की जांच करने में किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं ये, चलो एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि दोनों ही अगर सत्य हैं, स्पष्टता, सर्वव्यापी सत्य, तो क्या दोनों में कोई अंतर है? क्या दोनों में? बिल्कुल अंतर होगा। अंतर नहीं होता तो हम अलग अलग नाम क्यों देते? सिंपल सी बात है ना, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये बिल्कुल सेम होते हैं 100%, तो इनका अलग अलग नाम थोड़ी होता, एक ही चीज बोलते हैं ना। तो ये अलग अलग हैं, तो इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्या अंतर है? देखो, अभिगृहित और दूसरा क्या था, अभिधारणा, इनमें क्या अंतर है? देखो, जो अभिधारणाएं हैं ये मुख्यतः ज्यामिति से संबंधित होती हैं। मतलब जो अभिधारणाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये वो सत्य होंगे, सर्वव्यापी सत्य, जिनका रिश्ता, जिनका रिलेशन मेनली कहाँ से होगा? ज्यामिति से होगा, ठीक है ना, नापने वापने से। ठीक, हालांकि बाकी जगह भी होता है, लेकिन आप यूं कह सकते हो कि ज्यादातर ये ज्यामिति के लिए ही होती है, ठीक है। और अभिगृहित यानी कि एक्सियोम्स क्या होते हैं? इनका गणित के अन्य भागों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये केवल ज्यामिति से संबंधित नहीं होते, मतलब बाकी गणित के हिस्सों में भी इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब अभिधारणाएं ज्यादातर ज्यामिति वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाएंगी, और जो अभिगृहित हैं ये गणित के अन्य भागों में भी प्रयोग की जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप ये 100% मत मान लेना कि अगर ये ज्यामिति में प्रयोग की जाती हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कहीं और प्रयोग ना की जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अपवाद मिलेंगे। ये मेनली कहाँ यूज होते हैं, मुख्यतः कहाँ यूज होते हैं, उस बेस पे अंतर है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई कि अभिधारणाएं मेनली ज्यामिति से संबंधित होंगी, और अभिगृहित, इनका प्रयोग केवल ज्यामिति नहीं होता, बाकी गणित के दूसरे हिस्सों में भी होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब एक एक करके हमें क्या पढ़ना है? यूक्लिड के कुछ जो अभिगृहित दिए गए हैं उनको, ठीक है, यूक्लिड के कुछ अभिगृहित, ठीक है ना। और ये क्या लिखा हुआ है? बिना जो क्रम था उनकी किताब में उसके, अब ऐसा नहीं कि उन्होंने इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा बोला हुआ, ऐसा नहीं है, ये क्रम हमने ऐसे दे दिए हैं, ठीक है। तो ये 7 हैं अभी जो हमें पढ़ने हैं, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला है उसकी बात करते हैं। पहला क्या है यहाँ पे? देखो, पहला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कि अगर दो चीजें हैं ये किसी तीसरे के ही बराबर है तो आपस में तो बराबर होंगी ही, ठीक है ना। जैसे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो। यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई मान लो एक चीज है x, दूसरी चीज है y, ठीक है। तो ये दो वस्तुएं हैं, एक है x, एक है y। अब यहाँ वस्तु लिखा तो मैं इनको वस्तु मान के चलता हूँ, ठीक है ना। अब ये किसी एक ही चीज के बराबर है, मतलब जो x है ये भी 5 के ही बराबर है, जो y है ये भी 5 के बराबर है, ये तो एक ही चीज है ना, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है, तो एक ही चीज है। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? देखो 3 चीजें दिख रही होंगी, पहला x, दूसरा y, तीसरा 5, 3 चीजें हैं। तो ये 2 चीजें हैं किसी एक ही चीज के बराबर हैं, x भी 5 के बराबर, y भी 5 के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना x है उतना ही y है, तो मतलब x और y आपस में बराबर है, यही तो मतलब है। वही लिखा हुआ है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो एक दूसरे के बराबर होंगी, वे वस्तुएं जो किसी एक ही वस्तु के बराबर हों वो आपस में बराबर होंगी, है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था पहला, ठीक है ना। यहाँ पे हमें 7 पढ़ने, तो ये पहला अभिगृहित था। अभी हम अभिगृहित की बात कर रहे हैं, तो चलो पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है? ठीक है, दूसरा है यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूरा यानी कि पूर्ण भी बराबर होगा। आप कहोगे ये क्या चीज है? हालांकि बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, जैसे पहले कोई चीज जो आपस में बराबर हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा
कि भाई x और y बराबर हैं, ये बराबर हैं, ठीक है। अगर मान लो यदि, ठीक है, यदि x बराबर y है, अब दोनों तरफ अगर आप बराबर जोड़ोगे, अभी मैं आपको सिंपल नंबर से भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। अगर अब आप दोनों में कुछ बराबर चीज जोड़ो, ये बराबर थे, अब बराबरों को इसमें जोड़ दो, जैसे 5 5 5 के बराबर होगा, तो इधर भी 5 जोड़ा, इधर भी 5 जोड़ा, तो क्योंकि x और y पहले से ही बराबर थे, अब फिर इसमें आप बराबर बराबर चीजें जोड़ रहे हो, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी तो बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आया तो नंबर से समझ लो। जैसे आप यूं समझो कि 8 बराबर 8 क्या होता है, ये बराबर है। अब ये जो 8 बराबर 8 था, इसमें फिर से आप कोई बराबर चीज ही जोड़ो, जैसे इसमें आपने 2 जोड़ा तो इसमें भी आप 2 जोड़ो, तो ये चीजें तो बराबर थी, ये रही। इसमें आपने फिर से बराबर चीजें जोड़ दी, ये रही 2 और 2, तो जो रिजल्ट आएगा ना 8 और 2 10, यहाँ पे आएगा 10, वहां कुछ और नहीं आ सकता, वहां भी 10 ही आएगा। तो मतलब बराबर में कोई बराबर चीज जोड़ोगे तो बराबर ही आएगा, यही बता रहा है ये। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूरा भी बराबर होगा, ठीक है। पूरा मतलब जो पूरा मिलके बना 10, ठीक। चलिए, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक्स वाई में लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे नंबर में नहीं समझाना होता बार बार। यानी कि जैसे मैंने कहा, अगर x बराबर y था तो इसमें आपने बराबर चीज़ें जोड़ी, इसमें भी 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, तब भी ये बराबर ही रहेगा, ठीक। ये तो दूसरा था। तीसरा क्या है, तीसरा विपरीत क्या है, यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। सीधी सी बात है यार, कि अगर x बराबर y है, ठीक है ना, अगर x बराबर y है, ये बराबर चीजें हैं। अब मैं इनमें से बराबर चीजें घटाता हूँ, यानी कि x और y जो बराबर थे, इसमें से भी मैंने 2 घटा दिया और इसमें से भी मैंने 2 घटा दिया, तो ये बराबर ही रहेंगे, ठीक है ना, तो ये बराबर ही रहेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चलो x मान लो आपका नाम है, y आपके दोस्त का नाम है, आपके पास 10 रुपए हैं, आपके दोस्त के पास भी 10 रुपए हैं, तो मतलब आपके पास बराबर रुपए हैं। अब दोनों के पास से 2-2 रुपए कम किए जाएंगे तो जो बचेंगे वो भी तो बराबर ही बचेंगे ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। इस तरह से तीसरा समझो, वे वस्तु, चौथा सॉरी, ठीक है ना, चौथा, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होंगी। संपाती मतलब हूबहू एक जैसी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर की लाइन है, आप इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रखोगे, इसको पूरा पूरा ढक लेगी, है ना ये बड़ी छोटी होगी ना वो बड़ी छोटी होगी, दोनों का सेम साइज सब कुछ एक जैसा होगा, तो मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये संपाती है ना। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, बिल्कुल आपको दिखेगा क्या कि भाई इसने तो बिल्कुल ढक लिया, ठीक है ना, नीचे वाली लाइन बड़ी छोटी ना ऊपर वाली, तो मतलब ये दोनों संपाती हैं। तो मतलब क्या, यहाँ से पता लग जाएगा कि ए बी बराबर सी डी है। आप इसको एक और उदाहरण समझ सकते हो, जिस सवाल में इसका इस्तेमाल होगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समझो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर है ए, ठीक है, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड है ए बी और बीच में है सी, ठीक। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका एक टुकड़ा लूँ ए सी, ठीक है, मैंने सिर्फ इसका एक टुकड़ा पे फोकस किया ए सी, दूसरा टुकड़ा मैंने फोकस किया बी सी, दूसरा टुकड़ा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दूं, यानी कि मैं एक टुकड़ा लाया जो ए सी जितना बड़ा है, इसके ऊपर रख दिया, फिर एक टुकड़ा लाया जो बी सी जितना बड़ा है, इसके ऊपर रख दिया, तो दोनों टुकड़े मिलके ए से लेके बी तक पहुंच गए, मतलब ए से लेके बी तक बिल्कुल हूबहू दिख रहे होंगे वो। तो मैं कह सकता हूं कि ए सी और बी सी जो हैं, जुड़ने के बाद, ठीक है, जुड़ने के बाद पूरा का पूरा ए बी के संपाती है, ए बी के संपाती हो गए। फिर से समझ लो चाहो तो, अगर समझ में ना आया हो तो, कि भाई ए बी ए सी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर बी सी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, पूरा ए से लेके सी तक पहुंच गए, पूरा संपाती हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जुड़ने के बाद, यानी कि ए सी और बी सी को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद ये ए से लेके बी तक यानी कि ए बी के बराबर हो गए। तो वही लिखा हुआ ये, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, जैसे कि ये टुकड़ा पूरा दोनों मिला के और ये, ठीक है, ये क्या है, आपस में संपाती हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगी। समझ में आ गया, ठीक है। याद रखना, मैं सिर्फ AC को इसके संपाती नहीं बोल रहा, सिर्फ BC को इसके संपाती नहीं बोल रहा, AC और BC दोनों को मिला के जो आ रहा है वो AB के संपाती है। तो इसीलिए ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होगी। फिर से पढ़ो, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हों, ये और ये संपाती थी, तो ये आपस में बराबर होंगी, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होंगी, ठीक है। चलिए
अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये तो शुरुआत में ही बताया था ना मैंने आपको उदाहरण देके। यार कोई पूरी चीज़ है, मान लो ये, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ है, ये खरबूजा मान लो, ठीक है ना, ये पूरी चीज़ है। अगर इसमें से कोई छोटा टुकड़ा इसका काटा जाए, ठीक है, मान लो ये छोटा टुकड़ा इसमें काटा जाएगा, तो जब इसमें से नहीं काटा गया था तब ये पूरा था। तो जब ये पूरा था तब पक्की बात है ना कि अपने टुकड़े से तो बड़ा ही होगा। ये हमेशा पूर्ण जो चीज़ है, ठीक है, अपने भाग से बड़ा होगा। ये क्या चीज़ है, पूर्ण है। और ये क्या है, ये इसका कोई भाग है, इसका कोई टुकड़ा है, इसका कोई हिस्सा है। तो जो पूर्ण है वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ चोंच खुली हुई है ये मतलब वो बड़ा है। तो पूर्ण जो होता है बड़ा होता है अपने किसी भाग या अपने किसी टुकड़े से। अब इसमें क्या ही प्रूफ करोगे, ये तो भाई सत्य है, सर्वव्यापी सत्य, ठीक है। तो चलिए अब अगला अभिगृहित क्या है, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई एक चीज़ है वो किसी का दुगना है, कोई दूसरी चीज़ है वो भी उसी चीज़ का दुगना है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। नहीं आया समझ में, ऐसे समझो। यहाँ पर x जो है, मान लो वो किसी चीज़ p का दुगना है, यानी x जो है वो 2p है। y जो है ये भी उसी p का दुगना है, यानी x भी p का ही दुगना है। तो x भी p का डबल, y भी p का डबल, तो इसका मतलब है x बराबर y होगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है यार समझाने का, लो समझा देता हूँ। x मान लो 4 का डबल है, 4 का दुगना है, x जो है वो 4 का दुगना है। y भी मान लो इसी 4 का दुगना है। तो इसका मतलब क्या है, x भी 8 के बराबर है, y भी 4 दूनी 8 के बराबर है। तो x और y आपस में बराबर ही तो होंगे। समझ रहे हो, फिर से समझो। कोई एक चीज 4 का डबल है, दुगना है, y 4 का ही डबल है, यानी दोनों जो है वो किसी एक ही चीज, वो एक चीज क्या है 4, ये दोनों किसी एक ही चीज यानी 4 के दुगने हैं, तो आपस में बराबर होंगे। वही तो लिखा है, एक ही वस्तुओं के दुगने। यहाँ पे एक वस्तु क्या है 4, एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। 4 का दुगना यहाँ x, 4 का दुगना यहाँ y, तो ये आपस में बराबर होंगे। यही चीज मैंने यहाँ ऐसे समझा रखी है, दोनों एक ही चीज है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्या है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होंगे, उसी का भाई है जो पीछे पढ़ा हमने, है ना। जैसे x मान लो p का आधा है, y भी p का ही आधा है, किसी और चीज का आधा नहीं है, p के ही आधे के बराबर है, तो x और y आपस में बराबर होंगे। इसको फिर से समझ सकते हो कि जो x है वो 4 का आधा है, y भी 4 का ही आधा होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये किसी एक ही चीज के आधे के बराबर है, वो भी 4 का, ये भी 4 का आधा, ठीक हो गया। अब एक बात और आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये अभिगृहित थे ज्यामिति से मुख्यतः संबंधित नहीं है, गणित के दूसरे भाग में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अब जो हम अभिधारणाएं पढ़ेंगे इसके बाद वो मुख्यतः ज्यामिति से संबंधित होंगी, नापने मापने से, उसमें रेखा कोण ये सब आएगा, ठीक। तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो पहली अभिधारणा है इसमें बोला गया एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो ये बात तो आप सबको पता होगी ना, इसीलिए मैंने कहा इसमें हम बहुत सिंपल सी बातें पढ़ने वाले जो हमें पहले से ही पता होगा कि ये तो सत्य है। जैसे मान लो आपने एक बिंदु लिया यहाँ पर ए, ठीक है, एक बिंदु लिया आपने यहाँ बी, तो ए से बी तक, ठीक है, आप अगर खींचना चाहो तो एक सीधी रेखा खींच सकते हो। कोई भी दो बिंदु ले लो आप, ठीक है, जैसे एक बिंदु यहाँ लिया आपने, एक बिंदु यहाँ लिया, तो यहाँ से यहाँ तक आप एक सीधी रेखा खींच सकते हो, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी दो बिंदु अगर होंगे, ठीक है ना, कोई भी दो बिंदु, यानी एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक आप सीधी रेखा खींच सकते हो, ठीक है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाओगे तो हमेशा एक सीधी रेखा आप खींच पाओगे, ये था पहला। दूसरा क्या था, अभिधारणा 2, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक बात अब याद रखना, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ इससे पहले कि भैया जिसे ये शांत रेखा बोल रहे हैं ना, ठीक है, कहाँ गया ये रहा, ये जो शांत रेखा बोला जा रहा है आजकल इसका नाम हो गया है रेखाखंड, ठीक है। शांत रेखा का मतलब क्या है, रेखाखंड, ठीक है। पहले हम शांत रेखा जो यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, असलियत में आजकल हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आजकल हम रेखाखंड वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह, यानी रेखा का टुकड़ा। जैसे यह मैंने लिया, मान लो ये कोई रेखाखंड है ए बी, ठीक है, तो ये शांत रेखा है, ठीक है। अब जो ये शांत रेखा है इसको आप चाहो तो इधर बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। तो वही कह रहे हैं, ये एक शांत रेखा को, ठीक है, यानी रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आप दोनों तरफ अनिश्चित रूप से मतलब कितना भी आगे चले जाओ, कितना भी इस तरफ चले जाओ, ठीक है। तो शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये था अभिधारणा 2, ठीक है। अभिधारणा 3 क्या है, इसमें बोला गया है
किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है भाई, मान लो आपके पास ये बिंदु है, आपने यहाँ 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली, ठीक है, और एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, फिर से मान लो आपके पास यहाँ कोई बिंदु है, आपने 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और एक वृत्त खींच दिया। तो मतलब कोई भी बिंदु आप एक केंद्र मान के, ठीक है, कोई एक त्रिज्या लेके कहीं भी वृत्त ऐसे खींच सकते हो। तो ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें तो ठीक बात है कि भाई ये इसकी त्रिज्या थी, ठीक है, इस पॉइंट को आपने केंद्र माना और एक यहाँ पे वृत्त खींच दिया। ठीक है, तो फिर से किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये भी यार सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। चौथे की बात करें, चौथा तो सबसे सिंपल है। क्या है इसमें, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी आप 90 डिग्री का कोण ले लोगे, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री का कोण, तो आपस में बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे आपने एक कोण लिया 90 डिग्री का, इसका नाम है ए, यहाँ पे आपने कोण लिया 90 डिग्री, इसका नाम है बी, कहीं और आपने 90 डिग्री का कोण लिया, इसका नाम है सी। ठीक है ना, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। तो कहीं से भी हो, सारे के सारे जो है समकोण हैं ए बी और सी, ये आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है ना, समकोण मतलब 90 डिग्री का, और ये सारे किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री। ठीक, तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए, चौथे तक तो ठीक था, पांचवा थोड़ा हो सकता है आपका थोड़ा दिमाग लगे ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। क्या है इसमें, ध्यान से देखो, पहले मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। क्या मतलब है, एक सीधी रेखा जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, एक सीधी रेखा, इसको मान लेते हैं ये है ये वाली रेखा। ठीक है, ये जो आपको सीधी रेखा दिख रही है, ये है एक सीधी रेखा। ये सीधी रेखा, रेखा L और रेखा M, इन दोनों पर गिरी है। ठीक है, कुछ इस तरह से गिरी है कि देखो यहाँ पे 4 अंतःकोण बनेंगे। एक ये वाला अंदर वाला कोण, इसको A बोल दो, एक ये वाला अंतःकोण, इसको B बोल दो, एक ये वाला, इसको C बोल दो, एक ये वाला, इसको D बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि A और B जो अंतःकोण है इस तरफ वाले, इनको हम देखें तो ये 90 से छोटा है। भाई 90 का कोण कैसा होता है, एकदम ऐसा सीधा, है ना, तो ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो इस तरफ मतलब अगर हम जोड़ेंगे A और B को, अगर मैं A और B को जोड़ूंगा तो ये हमेशा छोटा आएगा। किससे छोटा आएगा, 2 समकोणों से। ठीक है ना, 2 समकोणों से, 2 समकोण मतलब एक समकोण 90 का, तो 2 समकोण 90 90 180। ठीक है, यानी कि A और B इस तरफ झुकी हुई, यानी 90 से छोटा है। तो ये कहता है कि जिस तरफ 90 यानी कि 180 से छोटा आ रहा है अंतःकोणों का योग, अगर हम रेखाएं बढ़ाएं तो ये उसी तरफ कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, यानी काटेंगी। इस तरफ बढ़ा लो कितना भी, क्या ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, नहीं, ये तो और फैलती जा रही है ना, इस तरफ तो नहीं मिलेंगी, इसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ झुकी हुई हैं। अब अगर आपको ABCD में ना समझ में आया हो तो इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो में हो तो। बहुत सारे बच्चे वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, सिंपल इसको समझो। मान लो ये है 60 डिग्री, तो इस तरफ होगा 120 डिग्री। पता है ना आपको, सीधी रेखा में बना कोण 180 होता है, तो ये 60 और ये 120 डिग्री। ठीक है, अब मान लो ये है 80 डिग्री, तो ये होगा 100 डिग्री। तो दोनों तरफ के अंतःकोणों को जोड़ो, किस तरफ 180 से छोटा आ रहा है, 180 मतलब 2 समकोण से। तो यहाँ जोड़ोगे 60 और 80, यहाँ जोड़ोगे 60 और 80, तो 60 और 80 तो छोटा ही आएगा ना 180 से, 180 से बराबर या बड़ा तो नहीं आएगा। यहाँ जोड़ोगे 120 और कितना है भाई 100, तो ये तो हमेशा 180 से बड़ा आएगा। तो छोटा किस तरफ आ रहा है, छोटा आ रहा है 60 और 80 की तरफ। 60 और 80 140 है ना, इधर कितना बन रहा है, सिर्फ इधर बन रहा है सिर्फ 140। तो जिस तरफ 140 बना जोड़ के, यानी कि 180 से छोटा, 2 समकोणों से छोटा आया, यानी 60 और 80 की तरफ, इसी तरफ ये रेखाएं मिलेंगी, उस तरफ नहीं मिल सकती। यही बताता है ये, है ना। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आप देखो, जो अगली चीजें ये है कुछ परिभाषाएं। आपके अध्याय में ये परिभाषाएं सबसे पहले दी गई थी, लेकिन मैंने पहले नहीं पढ़ाई। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं आपको पहले पढ़ाता ना, इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट नहीं आता ना, क्योंकि जो चीज़ हमने पहले सीखी उसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको पहले ही पढ़ाता ना, आप वीडियो छोड़ के भाग जाते। ठीक है, कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें समझनी जरूरी है, इनको भी एक बार देख लो। ठीक है, कुछ परिभाषाएं, जैसे बिंदु हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो बिंदु क्या है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, आप बिंदु कैसे बनाओगे, सिंपल ही ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बिंदु है।
इसका कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती। ये मतलब इसका कोई भाग नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि ये बिंदु है तो हम आधा बिंदु करेंगे, नहीं, आप इसका कोई भाग नहीं लोगे, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, कुछ नहीं होता ये, ठीक है। ये सिंपल सा एक बिंदु है। देखो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें माननी पड़ती है कि हाँ ये ऐसी हैं, फिर इनसे मिलके दूसरी चीज़ें बनती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं। जैसे बिंदु से मिल मिल के रेखा बनेगी, फिर रेखाओं से मिल मिल के अलग अलग चीज़ें बनेंगी, है ना। तो अभी बिंदु के बारे में आपको सिंपल इतना मान के चलना है कि बिंदु, ठीक है, वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, ठीक। अगला क्या, रेखा की बात करें अगर हम, ठीक, दूसरे पार्ट की, तो रेखा क्या है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक रेखा ऐसे बनाऊं तो इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती। आप ये नहीं बोलोगे, ठीक है, कि ये रेखा ज़्यादा चौड़ी है वो रेखा कम चौड़ी है। असलियत में गणित में रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट ये सच है, ठीक है, कि रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, ठीक है ना। इसकी सिर्फ क्या होती है, लंबाई। ये आपको कुछ बातें हैं जो माननी पड़ेंगी, इन्हीं के बेस पे फिर आगे हम ज्यामिति पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको ये कह सकते हो कि ये चीज़ें आपको एज्यूम करके चलनी है, मान लेनी है, ठीक है। तो अब जो ये रेखा है, अगर मैं इसका अगला पॉइंट पढ़ूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, ठीक है। अगर मतलब रेखा कहीं रुक जाए सिरे तो वहाँ पे क्या होंगे, बिंदु। मेन लिए रेखाखंड के केस में ज़्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि रेखा तो से बढ़ाई जा रही है ना। तो अगर ये शांत हो गई रेखा तो इसके सिरे क्या होंगे, बिंदु। रेखाखंड की बात करूँ मैं, है ना। तो ये हो गया अगला, ठीक है। अब अगला क्या है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ साथ सपाट रूप से होती है। क्या मतलब है कि देखो जो असलियत में ये रेखा आपको दिख रही है ना, ये असलियत में पता है कैसी है, इस पे ये यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं से मिलके ये बनी है, ठीक है ना। किससे बनी है, ये छोटे छोटे बिंदु, ऐसे अनगिनत बिंदु हैं, हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। अब क्योंकि ये बहुत सारे बिंदु हैं, बिंदुओं की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, इसलिए यहाँ चौड़ाई नहीं है। बट क्योंकि बहुत सारे बिंदु है इसलिए ऐसे जुड़ जुड़ के इसकी लंबाई तो बन जा रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं बन रही। इसीलिए वहाँ पे था कि रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं, ठीक है। तो जो रेखा होती है उस पर अनगिनत बिंदु होते हैं, आप याद रखना। अगला क्या है, एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ समझना है तो है, समझो ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, इसको आप समझो एक पृष्ठ है, एक तल है, समतल है, ठीक है। अब जो ये पृष्ठ है, ठीक है, इसमें केवल लंबाई और क्या होगी, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होगी। जैसे पृष्ठ जो है इसको आप समझो ये इसकी हो गई लंबाई और इसको आप समझो ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो एक पृष्ठ क्या है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, वो तो आपको दिख ही गया कि भाई अगर ये पृष्ठ है, सफ़ेद सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है, तो इसके जो किनारे होंगे वो रेखा होगी। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक किनारा, ठीक है, एक किनारा ये भी रेखा है, ये किनारा भी रेखा है, ठीक है, ये किनारा भी रेखा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थिर होता है। क्या मतलब है इसका, जैसे समझो ये एक पृष्ठ है, अगर ये समतल पृष्ठ है मतलब ऊबड़ खाबड़ नहीं है, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ये घुमावदार तो नहीं होगा, ये बिल्कुल सपाट होगा। तो मतलब इस पे मैं जितनी भी रेखाएं खींच दूँ, यहाँ पे रेखा खींच दूँ, यहाँ पे रेखा खींच दूँ, ठीक है, यहाँ पे रेखा खींच दूँ, ठीक है, कितनी भी रेखाएं खींच दूँ तो ये इनके साथ सपाट रूप से स्थिर रहेगा। मतलब हर जगह रेखाएं इस पे चिपकी रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो गया कि रेखा तो यहाँ से जा रही है, यहाँ से टच है, यहाँ से बीच में ऐसा गैप आ गया, नहीं, हर जगह ऐसे सपाट रूप से चिपका रहेगा इसके साथ। ये मतलब है इसका कहने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।